हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और यहाँ से हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। कल मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस पूरा समझाया था, किस तरह से हमारा भूगोल आपस में क्या है इंटीग्रेटेड है, उस चीज़ को हम लोग देखे थे। और आज के लेक्चर में हम लोग भारत के भूगोल की पढ़ाई शुरू करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ वो क्या करेंगे, यहाँ जो नंबर लिखा है उस पर आप कांटेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात करें, ठीक है। और दूसरा, या तो आप हमको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करिए, टेलीग्राम पे मत करिए प्लीज़, वहाँ पर से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों को साथ में जोड़ना। तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे, और या तो आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जो भी डिटेल चाहिए आपको, आप उसमें कॉल करके सीधा पूछ सकते हैं। चलिए आज हम लोग चालू करते हैं आपका टॉपिक पढ़ना। आपका सबसे पहले भारत के भूगोल को समझेंगे, किस तरह से सिलेबस है वो मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग सबसे पहले भारत के भूगोल, और भारत के भूगोल का जो सबसे पहला टॉपिक है उस टॉपिक को आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या था आपका अवस्थी और विस्तार। इसको समझेंगे किस तरह से आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ इस दोनों सबसे पहले समझते हैं इन दोनों शब्द का क्या मतलब है, ठीक है। पर उससे भी पहले हम लोग अगर कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, भूगोल, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को जानना चाहिए कि वो सब्जेक्ट आया कहाँ से, किस तरह से उस सब्जेक्ट का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ उसके जनक कौन है, ठीक है। तो अगर भूगोल बोलेंगे तो इसके जनक कौन है, आपके एरोस्थेनिस हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर देखते हैं यहाँ पर, तो जिस तरह से भूगोल आप पढ़ रहे हैं, तो क्या सच में ये जो भू है, मतलब जो आपका पृथ्वी है, वो सच में क्या गोल है? तो अगर देखा जाए उसका सही में जो एग्जैक्ट शेप की बात करेंगे, तो वो क्या है, कंप्लीट गोल नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या है, ऊपर और नीचे से चपटा हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपका जो अगर पृथ्वी देखेंगे तो कुछ ऐसा है, जैसे आपका एप्पल होता है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से ये चपटा हुआ है, ठीक है। और ये जो चपटा हुआ पार्ट है जो इस तरह का है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बोलेंगे आपका, ये जो पर्टिकुलर पृथ्वी है ये क्या है, चपटा गोलाकार है, ठीक है। तो आपका पृथ्वी क्या है, चपटा गोलाकार है, जहाँ यहाँ ऊपर से और नीचे अगर ये चीज को देखेंगे तो ये दोनों क्या है, आपस में चपटे हुए हैं, और बाकी इस तरह से कहीं आपका पृथ्वी है, ठीक है। साथ ही साथ इसी चपटा गोलाकार से हम लोग क्या, इसको जनरल हिंदी में बोल रहे हैं, पर इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड दिया गया है उसको बोलते हैं जियोइड, ठीक है। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, जियोइड, ठीक है। तो ये क्या है आपका एग्जैक्ट वर्ड, अगर देखेंगे तो चपटा गोलाकार को हम क्या बोलेंगे, जियोइड बोलेंगे। तो इस तरह से कहीं आपका क्या है, ये थोड़ा सा और ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को इसमें भी तकलीफ हो जाती है, तो इसको इस तरह से ले लेते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर शेप को बोलेंगे चपटा गोलाकार या आपका जियोइड। तो अर्थ का जो शेप है, जो आपकी पृथ्वी का शेप है, वो क्या है, चपटा गोलाकार या जियोइड, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज देखिए, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आप हो सकता है पीएससी को छोड़कर और भी एग्जाम देंगे, व्यापम के एग्जाम, तो वहां पे ये चीज पूछी जाती है कि इस विषय के जनक कौन है। तो हमने बताया पहले आपको एरोस्थेनिस, इसका शेप क्या है, तो चपटा गोलाकार है। और तीसरी बात कि ये पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है और जो अभी भी हम क्या बोल रहे हैं, ये विस्तृत हो रहा है, ठीक है, जिसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो किसने समझाया है, तो जिस थ्योरी में उसको बताया गया है, जिस सिद्धांत में, उसको बोलते हैं महाविस्फोट की थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पृथ्वी का निर्माण हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, आपके बिग बैंग थ्योरी पे। और उस बिग बैंग थ्योरी को दिया किसने है, तो जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया है, ठीक है। तो आपको ये नाम, दो नाम जो है पर्टिकुलरली याद रखने हैं। ऑलरेडी आपको मैंने सारे फैक्ट्स जो है यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मेंशन करके नोट्स पे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपको पीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, उसके बियॉन्ड जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके और भी एग्जाम में आते हैं, तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके नोट्स पे मैंने डायरेक्ट फैक्ट्स को लिख दिया है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस तरह से इस अवस्थिति और विस्तार, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसको पढ़कर किस तरह से भूगोल में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारे चीज को देखेंगे, स्पेशली किसके रिस्पेक्ट में, भारत के रिस्पेक्ट में। चलिए तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले आपका ये पहला टॉपिक जो कि है अवस्थिति और विस्तार। अच्छा, अब ये दो चीज है, तो भारत का विस्तार, यहाँ से तो ये वर्ड क्लियर है कि हम लोग भारत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। पर अगर अवस्थिति की बात करें तो ये क्या, किस चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। तो अवस्थिति हम कहाँ पे देखेंगे, भारत का जो अवस्थिति है वो आपके विश्व में किस तरह से, ठीक है। अगर हम लोग पूरे के पूरे ग्लोब की बात करें और आपके विश्व की बात करें, तो विश्व में अगर देखा जाए, अगर ये पर्टिकुलर आपका क्या है, ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये ग्लोब है, ठीक है। तो इस ग्लोब में भारत कहाँ पर लाई करेगा, उस चीज को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, इस अवस्थिति और विस्तार को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज को आपको याद रखना है, जिसमें सबसे पहला जो आपकी आती है, दो इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, ठीक है। और उन रेखाओं को समझेंगे तब जाकर आप समझ पाएंगे कि भारत एग्जैक्टली कहाँ पर उसकी स्थिति है और वो कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तृत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में,
ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे इस चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अक्षांश रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो ये सारे के सारे रेखाएं, ये क्या है, ये जो रेखाएं हैं कुछ इस तरह से आपके बने हुए हैं ग्लोब के ऊपर। कुल अगर देखा जाए तो आपके 6 रेखाएं ऐसी हैं, 6 अक्षांश रेखाएं इस पे पूरा बनाया गया है। और ये क्या है, एक इमेजनरी है, मतलब सही में नहीं है पृथ्वी के ऊपर, ये क्या है, एक इमेजनरी लाइन बनाया गया समझ के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपको अगर देखेंगे तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। सबसे पहले ये जो मध्य में है इसको क्या बोलते हैं, आपका इक्वेटर, ठीक है। इसके ऊपर ये जो है आपका क्या है, इक्वेटर, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये बीच वाला क्या हो गया, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर ये आपका देखिए ये क्या है 0 डिग्री, ये 23.5, और इस 23.5 डिग्री में अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका आता है कर्क रेखा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर यहाँ जाएंगे आपका 66.5, और जैसे कर्क रेखा है तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे क्या 23 डिग्री पे, 23.5 पे, ठीक है। तो इस 23.5 पे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपका आएगा मकर रेखा, क्लियर है। और नीचे और ऊपर देखिए आपका भारत को अगर देखेंगे तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। अगर भारत को देखेंगे तो भारत कहीं यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है, इस तरह से। तो इन दोनों रेखाओं की आपको इस पर्टिकुलर जगह पे जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको भारत के भूगोल में, मैं यहाँ पर आपका उस चीज़ को नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे नाम बता देते हैं पर उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे ताकि उस चीज़ों को आप समझ सकें। तो इसको क्या बोलते हैं, नीचे आपका क्या है, यहाँ पूरा का पूरा अंटार्कटिका आपने सुना होगा, तो उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और साथ ही साथ यहाँ ऊपर में क्या पड़ेगा आपका, तो वहाँ पर आर्टिक ओशियन है, तो उस जगह को बोलते हैं आर्टिक सर्कल। और सबसे ऊपर आप लोगों को पता ही है ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और ये नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो समझते हैं इसको भी। हो सकता है कुछ लोगों में आपको दिशाएं एकदम क्लियर होंगी, कई लोगों को दिशाओं के बारे में पता नहीं होता। तो सबसे पहले दिशाओं को भी यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि भूगोल पढ़ेंगे और आपको दिशाओं के बारे में पता नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं उसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है ये वाला, ठीक है, ऊपर का भाग उसको क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा, ठीक है। नीचे आपका दक्षिण दिशा, इस तरफ जो इस तरफ का भाग है वो क्या है, पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पश्चिम दिशा, और ये जो है आपका पूर्व दिशा है। तो ये चारों दिशाओं के बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज रखेंगे, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से, अगर इस पूरे के पूरे मैप में अगर देखा जाए, इसको मैंने क्या बोला, भारत यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं अगर आपसे एक जनरल क्वेश्चन ही पूछा जाए कि भारत किस दिशा में अवस्थित है आपके विश्व में, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात तो ये मध्य से ऊपर है, तो ये क्या है, उत्तर, और उत्तर के साथ साथ ये किस दिशा में है, तो पूर्व, तो उत्तर पूर्वी दिशा में अवस्थित है, ठीक है। अभी समझेंगे उस पूरे के पूरे चीज को। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको क्या देखेंगे, ये पृथ्वी का ये पूर्व है, ठीक है, इसको भूल जाते हैं, इसकी हमको जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। और साथ ही साथ भूमध्य रेखा के ऊपर, ये आपका जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर और नीचे, तो जो ये ऊपर का पार्ट है इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो और ये क्या है आपका, इस तरफ का पार्ट ये है पश्चिम, और ये आपका जो पार्ट है इसको क्या बोल सकते हैं आप, ये होगा आपका पूर्व दिशा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखे जाए तो भारत को अगर हम लोग अवस्थिति की बात करें, ठीक है, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से अगर उसकी अवस्थिति को देखेंगे तो भारत की अवस्थिति अगर देखा जाए तो वो कहाँ पर आ रही है, सबसे पहली बात वो आपका पूर्व दिशा में है, ठीक है, पूर्व दिशा में। और साथ ही साथ वो किस में है, आपकी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये चीज़ों को आपको पहले ध्यान रखना है, ये दो चीज़ों को, पूर्व दिशा और आपका उत्तरी गोलार्ध। अभी पूरा डिटेल करेंगे अंदर, पहले समझ रहे हैं कि भारत वहाँ पर एग्जैक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन को आप सबसे पहले अवस्थिति में याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये जो पूरे के पूरे रीजन है, ठीक है, इसको अभी हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, और इन सारे के सारे जितने भी ये लाइन्स हैं, इन लाइन के बारे में समझते हैं। अगर ये आपका भूमध्य रेखा है, और तभी हम देखेंगे कि इस भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो लगभग कुछ इस एरिया में, अगर भूमध्य रेखा के इस वाले एरिया को देखा जाए, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को, तो कुछ ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो आपका ये पर्टिकुलर क्षेत्र बनेगा भूमध्य रेखा के अराउंड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा का क्षेत्र जो है। इसके ऊपर हम लोग कर्क रेखा के पास देखते हैं, जो आपकी कर्क रेखा है इसके पास ये रीजन, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा रीजन। और सेम इसी तरह आपके मकर रेखा के पास भी बनेगी, नहीं, तो इन तीनों लाइनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन सारे रीजन का अलग अलग नाम है, उसको सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये बीच का ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधी, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ये क्या है, उष्णकटिबंधी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये क्या है, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर का रीजन है, तो आपको सिर्फ एक शब्द इसके सामने जोड़ देना है, उसको बोलेंगे उप उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, उप उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो ये उप उष्ण हो गया और ये क्या हो गया आपका उष्णकटिबंधीय। साथ ही साथ अगर इसको देखते हैं, देखिए सेम चीज यहां पर है, तो ये भी आपका क्या है उष्णकटिबंधीय। जिस तरह से ये उप उष्णकटिबंधीय है, ये भी सेम टू सेम आपका उसी तरह से होगा। ठीक है, इसके ऊपर का रीजन यहां पर भी देखेंगे तो कुछ उसी तरीके से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, कुछ इस तरह से एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, तो ये जो लाइन बन रहा है, इसके बीच का जो रीजन है, मतलब आपका ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन बन रहा है, ये क्या आपका, ये है शीतोष्ण। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, शीतोष्ण। और उसके ऊपर वाला ये वाला रीजन, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें भी आपको क्या लगा देना है सामने, सिर्फ उप शीतोष्ण। तो इस तरह से आपके अलग अलग जो रेखाएं हैं, इसके पर जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपका क्या है उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय। तो इन दोनों क्षेत्र को देखेंगे, और पहले मैंने भारत यहाँ पर बनाया था, तो अगर भारत को इसके हिसाब से देखेंगे तो भारत कहाँ पे है, कुछ यहाँ पर इस तरह से भारत अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत अवस्थित है, इसीलिए भारत को और क्या बोला जाएगा कि भारत सबसे पहली बात पूर्वी दिशा में है, दूसरा उत्तरी गोलार्ध में है, और तीसरा अगर देखा जाएगा तो भारत कहाँ पर आता है, उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय। इसीलिए हमारे जो जलवायु है, भारत की जलवायु, उसको क्या बोलते हैं, मानसूनी जलवायु और मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो आपका क्या होगा पूर्वी उत्तरी गोलार्ध, और साथ ही साथ आपका क्या आएगा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और आपका उप उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्र में आपका क्या करता है, भारत लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं अभी जाकर थोड़ी सी अवस्थिति के बारे में समझ आया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है, आराम से चलेंगे, धीरे से धीरे समझेंगे इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे पता है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। छत्तीसगढ़ में पहले ये सब्जेक्ट उतना अच्छे से था नहीं, तो बहुत लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, पहले समझ लेते हैं चीज़ों को, फिर आराम से ज्योग्राफी का डीप नॉलेज लेते रहेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आपको शायद यहाँ तक क्लियर होगा, तो इस तरह से अगर अवस्थिति को देखेंगे और अक्षांश रेखाओं को देखेंगे, तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से हमें क्या पता चलेगा कि भारत कहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और साथ ही साथ ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में आता है और पूर्वी क्षेत्र में आता है। इसी तरह जिस तरह से आपके ये अक्षांश रेखाएं थे, 6 प्रमुख अक्षांश रेखाएं पृथ्वी में, तो इसी तरह से कुछ आपके क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं। तो अब हम लोग देखते हैं उस देशांतर रेखाओं और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके भारत में। ठीक है, तो उनको देखते हैं पहले। चलिए यहाँ से मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, ये सारा चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप नोट्स से उसको देखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मिटाते हैं और समझते हैं जो बचे हुए रेखाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, वो रेखाएं क्या थी, वो रेखाएं आपस में कहीं पर भी जाकर अगर अक्षांश रेखाओं को देखेंगे तो कुछ इस तरह से, मतलब वो आगे जाकर कहीं भी एक दूसरे से मिल नहीं रही थी, एक दूसरे को काट नहीं रही थी। ठीक है, उसी तरह अगर इसको देखेंगे हम लोग देशांतर रेखाओं को, तो वो सारे की सारी एक पॉइंट से निकलती हैं और जाकर एक पॉइंट में मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरह से आप अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है आपके, ये सारे के सारे देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। और ये जो बीचों बीच है 0 डिग्री में, ठीक है, इसको भी क्या है, अलग अलग से बांटा गया है। तो ये जो 0 डिग्री में आता है, ये आपका जो ब्रिटेन है, जो लंदन है, वहाँ पर एक शहर है ग्रीनविच बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये कहाँ पर आता है, ग्रीनविच में आता है। और अगर आप अपने घड़ी को देखेंगे, भारत की घड़ी में, तो आपको क्या देखने को मिलता है, हमेशा हम लोग के घड़ी में क्या लिखता है, 5.5 घंटे ऐसा लिखा होता है, प्लस के साइन के साथ, प्लस 5:30 GMT लिखता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, तो 5.5 घंटे हम अगर भारत, क्योंकि यहाँ पर है, तो ये 0 डिग्री क्या है, ये है आपका 0 डिग्री होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और इससे 5.5 घंटे आगे कौन है, आपका भारत है। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं, ये वाली जो बनी है, ये क्या है, ये आपके देशांतर रेखाएं हैं। और अगर पृथ्वी की बात करें तो टोटल ये अगर देखेंगे हम लोग तो कितने, 24 ऐसी रेखाएं हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 24 रेखाएं हैं। दिन कितने घंटे, आपका अगर पूरा पूरा एक दिन को देखा जाए तो कितने घंटे की होती है, 24 घंटों की। ठीक है, तो 24 रेखाएं हैं, और ये टोटल अगर देखा जाए तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अगर ये 24 रेखाएं हैं, 360 डिग्री है, अगर इसको आप क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दो रेखाओं के बीच का जो दूरी है, तो इसके बीच में देखेंगे तो इन दोनों रेखाओं के बीच आपका क्या है, 15 डिग्री का डिस्टेंस है। ठीक है,
और इस 15 डिग्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका क्या है, दिन कितने घंटे की होती है, 24 घंटों, मतलब पूरा का पूरा 24 घंटे का होता है। तो इस तरह से 24 लाइन है, 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है 15, तो 1 के बीच का कितना हो जाएगा 1 घंटे का। तो 15 डिग्री का आपका क्या होता है 1 घंटा होता है। ठीक है, तो अगर 1 घंटा 1 आवर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा 15 डिग्री का होगा। और उसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका अगर 1 डिग्री निकालना हो 1 डिग्री, ठीक है, तो 1 डिग्री कितना होगा, सॉरी आपका 1 मिनट अगर आपको निकालना हो, अगर 1 मिनट आप देखेंगे तो 1 मिनट कितना होगा 4 डिग्री का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके CDS के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था और PSC प्री में इसको कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी आपके में ये नया आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे कितने डिग्री में, और इस डिग्री से हम लोग भारत को भी देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से भारत को यहाँ पर कैसे देखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे को देखें और भारत के विस्तार को समझें, तो कहीं ना कहीं ये 5.5 कितना आ रहा है 5.5 आ रहा है। ठीक है, 5.5 घंटे हम आगे हैं, तो इन 5.5 और 1 डिग्री, अब इसको भी देखते हैं हम लोग सॉल्व करके, आपका जो यहाँ पर 5.5 है। ठीक है, तो 5.5 घंटे हम आगे हैं, इतना समझ आ रहा है। और 1 घंटे की बात करें तो कितना डिग्री होता है 15 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं 15 डिग्री इंटू 5 प्लस करेंगे, मतलब ये क्या है आधा घंटा है, तो आधा घंटा हाफ इंटू, और इसमें भी आपका कितना जाएगा, ये टोटल कितना डिग्री बन रहा है आपका कितना होगा 75 होगा, और उसमें अगर प्लस करेंगे आधा घंटा, और साथ ही साथ इसमें भी आपके कितने आएंगे 15 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे तो ये क्या होगा 7.5, अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा 82.5 डिग्री। ठीक है, और ये 82.5 डिग्री अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से 0 तो इसी तरह आगे जाएगा, और यहाँ कहीं पर आपका क्या आएगा 82.5 डिग्री। ठीक है, और यही 82.5 डिग्री अगर देखा जाए तो आपका ये कहाँ है, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरता है, भारत के बीचों बीच से। भारत अगर इस तरह से हम लोग भारत का नक्शा देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच से आपके 82.5 लाइन गुजरेगी। ठीक है, ये वाली, और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं भारत की आपकी क्या है ये मानक रेखा है, तो भारत मानक रेखा। ठीक है, तो होप इसके बाद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस पर्टिकुलर ये जो 82.5 डिग्री आया कहाँ से। अभी तक आपने रट लिया होगा, लेकिन आज आपको समझ आया होगा कि 82.5 डिग्री कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो 15 डिग्री से आपको 5, क्योंकि आपका 5.5 घंटे आ गए, तो इस तरह से आपका क्या आएगा भारत मानक रेखा, जो कि आपके 82.5 डिग्री पे आती है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। अगर एक्सटेंशन को देखेंगे तो ये क्या है आपका 82.5 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, जिसमें बीचों बीच से भारत जा रहा है। तो पूरा का पूरा अगर भारत का उसको देखेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में जिस जगह में हम लोग भारत को देख रहे हैं, तो भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितने से कितने डिग्री तक आएगा। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को समझते हैं आपके यहाँ पर विस्तार के अंदर। ठीक है, तो विस्तार में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक भारत को इस तरह से बनाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट मैप नहीं, सिंपल मैप बनाएंगे और उसमें समझेंगे पहले। ठीक है, बाद में हम लोग बनाते रहेंगे पूरे भारत का मैप। तो कहीं इस तरह से देखिए, ऐसा कहीं आपका जम्मू एंड कश्मीर का रीजन जो बनेगा, लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, लद्दाख के बाद अगर यहाँ पर देखेंगे, होप आप लोगों को भारत का नक्शा पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो बताएंगे बाद में। ठीक है, तो ये आपका जो रीजन है कुछ इस तरह से लगेगा, ये क्या है आपका गुजरात है। गुजरात के बाद देखेंगे तो यहाँ से कहीं आपकी क्या होगी, ये वाला पॉइंट जो है ये तमिलनाडु। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य अगर बोलेंगे तो तमिलनाडु है, केरला नहीं है, हमेशा कंफ्यूज होकर इसको गलत करते हैं। और सबसे उत्तरी राज्य अगर बोला जाएगा तो वो लद्दाख है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर लद्दाख, सबसे नीचे तमिलनाडु, सबसे इस तरफ आपका क्या है गुजरात, और अगर इस तरफ देखा जाए तो सबसे अगर पूर्वी राज्य पूछा जाए तो सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या लगेगा अरुणाचल प्रदेश लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे क्या अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या आपका लद्दाख है, इस तरफ देखेंगे तो क्या है गुजरात है, और सबसे नीचे देखेंगे तो आपका कन्याकुमारी आपका यहाँ कहाँ पे आएंगे पमिलनाडु पे। और साथ ही साथ अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या लगता है अंडमान और निकोबार। ठीक है, और जो निकोबार द्वीप है, निकोबार द्वीप के सबसे लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो आपको कौन कौन से पॉइंट को याद रखना है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा ये आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका गुजरात, चौथा आपका कन्याकुमारी और पांचवा आपका निकोबार आइलैंड। क्यों मैं इस पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि भारत का विस्तार कितने से कितने दूरी तक का है और कितने से कितने डिग्री का है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, कुछ इस तरह से आपके यहाँ पर भी लाइंस थे। ठीक है, और भारत कहाँ पर था, कुछ यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पर आपका सॉरी आपका ये क्या है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भारत कहीं यहाँ पर था, और इस जगह को हम लोग क्या कर रहे हैं इस मैप में देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर 82.5 डिग्री भारत के कहीं बीचों बीच से गुजर रहा है। ठीक है, तो अगर भारत को इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो भारत का सेंटर यहाँ से आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सेंटर कुछ ऐसा निकलता है, बीच यहाँ नहीं है, भारत का बीच इधर है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, अगर इसको देखा जाएगा तो
82.5 लाइन है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये देखिए, ये जो है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा भी भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। तो यहाँ से हम लोग का क्या जाता है, गुजरात के पास से ये पर्टिकुलर ये जो लाइन बन रहा है ये क्या है, ये आपकी है कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखेंगे, 82.5 डिग्री और आपका 23.5, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए भारत को अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन को अच्छे से याद रखेंगे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश अगर भारत को देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 2 घंटों का डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 घंटे का। मतलब अगर यहाँ पर सुबह का कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा उस समय पे, 4 बजेगा, ठीक है। क्योंकि सूरज यहाँ से निकलता है। तो अगर यहाँ पर आपका कितना बज रहा है, सुबह का 6 बज गया है, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमेशा ये क्या होगा, 2 घंटे पीछे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 6 बजा है तो यहाँ पर उससे आपका 2 घंटा और आगे हो गया होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आपके इससे आगे, क्योंकि सूरज कहीं इधर से निकलकर ऐसा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझेंगे, 23.5 डिग्री है। अब 23.5 डिग्री में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो बार बार यहाँ बहुत सारी चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है। आप रट सकते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं रट सकते तो आपको बस देखिए थोड़ा सा दिमाग लाएंगे, आप आसपास पहुँच ही जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ये क्या है, 82.5 है ये वाला लाइन। तो 82.5 में आप +15 करेंगे और -15 करेंगे, क्योंकि भारत कितने में डिवाइडेड है, 30 डिग्री में डिवाइडेड है, ठीक है। तो 82.5 में अगर 15 माइनस करते हैं तो वो लगभग कहाँ पर आएगा, 67 डिग्री कुछ उसमें आएगा, 67, 67.5। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारा कितना है, 68 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट अगर देखा जाएगा तो ये क्या है, भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। और अगर सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है, इसी में आप 15 प्लस करिए तो आपका क्या होगा, 97। 82 + 15 97। तो ये कितना आएगा, 97, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट आएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन को याद रखेंगे, 67 7 और 97 25। साथ ही साथ अगर हम लोग ये देखते हैं, आपका बीचों बीच से यहाँ ये क्या जा रहा है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में अगर हम लोग 15 डिग्री को जोड़ते हैं, अपन 15 डिग्री जोड़ेंगे, ये कितना है, 23.5 है। 23.5 + 15 कितना होगा, 38 होगा, ठीक है। तो ये कितना है, लगभग 38 के पास ही 37 डिग्री 6, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आसपास पहुँच जाएंगे, क्योंकि भारत अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भी 30 डिग्री फैला है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भी आपका 30 डिग्री फैला हुआ है, ठीक है। तो 37 6 और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट सबसे आपका दक्षिणी हिस्सा। और इसमें आपको दक्षिणी हिस्से में 2 चीज़ों को ध्यान रखेंगे। वो पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी हिस्सा या भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा। अगर भारत की मुख्य भूमि का बोलेगा तो आपका क्या आएगा, कन्याकुमारी। और अगर बोलेगा भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा तो आपका यहाँ निकोबार आइलैंड में यहाँ पर आएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है आपका, इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट को और भी क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक मिनट रुकिए, आपको यहाँ पर क्या होगा आपका, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट है। साथ ही साथ सबसे दक्षिणी हिस्सा का यहाँ देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर देखेंगे सबसे दक्षिण में जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि में क्या आएगा, कन्याकुमारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी, कन्याकुमारी। साथ ही साथ अगर सबसे उत्तरी भाग देखेंगे, सबसे उत्तरी भाग आपके लद्दाख में आएगा, उसका भी नाम क्या है, ध्यान रखेंगे, ये इंदिरा पॉइंट है और ये क्या है, इंदिरा कोल है। यहाँ पर क्या है, इंदिरा कोल। साथ ही साथ अगर सबसे पश्चिमी हिस्से को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है ग्वार माता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्वार माता है। और अगर ये वाला आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को किबीथू आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो किबीथू आएगा, यहाँ पर आपका क्या है, इंदिरा कोल, यहाँ ग्वार माता, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट और ये है आपका कन्याकुमारी। तो सबसे उत्तरी भाग तो इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का पूरे भारत का देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट, सबसे पश्चिमी हिस्सा आपका ग्वार माता और सबसे पूर्वी हिस्सा अगर देखेंगे तो वो क्या है आपका किबीथू है, जो कि कितने कितने डिग्री में आ रहा है, ये आ रहा है 68 पे, ये कितना है 97, यहाँ पर देखेंगे 37 है, यहाँ पर 8 डिग्री और यहाँ पर अगर इंदिरा पॉइंट को देखेंगे तो आता है 6 डिग्री में आता है। अच्छा, यहाँ तक तो आपने डिग्री के बारे में अच्छे से बता दिया, पर वहाँ पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डिग्री तो सही कर जाएंगे, पर वो जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा वो करेगा कि वो उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जब हम भारत का यहाँ पर विस्तार या अवस्थिति को निकाल रहे हैं तो किसके उसको लिए है, आप लोग संदर्भ में देख रहे हैं, विश्व के संदर्भ में निकाल रहे हैं। अगर विश्व के संदर्भ में निकालेंगे तो ये कहाँ पर आ रहा है, विश्व के संदर्भ में हमने कहाँ देखा इसको,
सबसे पहली बात, ये पूर्वी दिशा में है, ठीक है, क्योंकि अगर विश्व को देखा जाएगा तो उसके पूर्व में है। दूसरी बात ये क्या है, उत्तर में है, तो पूर्व में है और उत्तर में है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली जो इस तरह से रेखाएं बन रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं को देखेंगे और विश्व के उसमें देखना है, भारत के उसमें मत देखना रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो विश्व के अगर संदर्भ में देखते हैं तो 8 डिग्री जो 4 है वो क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। ये दक्षिण नहीं होगा, प्लीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, 8 डिग्री 4 उत्तरी गोलार्ध, और ये देखेंगे तो ये क्या होगा, 6 डिग्री 4, ठीक है, 6 डिग्री 4 उत्तरी गोलार्ध में आएगा और अक्षांश रेखाओं में आएगा, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 अक्षांश रेखाएं, या उसको बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ये 6 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में दिखेगा। साथ ही साथ अगर देखेंगे ये वाला 37 डिग्री 6, तो ये भी क्या है, 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखाएं, जो कि आपके उत्तरी गोलार्ध में आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका उत्तर का क्षेत्र होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसकी बात करें, ये वाली रेखाओं की, ये क्या है, आपके देशांतर रेखाएं हैं। तो अगर देशांतर रेखाओं को देखेंगे तो आपका जो ग्वार माता है 67 डिग्री 7, ये आपका कहाँ पर आएगा, देखिए ये कौन सा दिशा है, अगर पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो ये है आपका पूर्व, तो ये क्या होगा, 68 डिग्री 7 यहाँ पर पूर्वी दिशा पे आएगा। और साथ ही साथ अगर इसको भी देखेंगे तो ये क्या होगा, 97 डिग्री 4 आपका पूर्वी दशांतर पे आएगा, ठीक है, पूर्वी दशांतर रेखाओं पे आएगा। सो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये भारत का दक्षिण है तो दक्षिण होगा, वो भारत के पर्सपेक्टिव आप देखेंगे, भारत के संदर्भ पे नहीं निकालते, भारत को भारत के संदर्भ में कैसे निकाल सकते हैं, उसको आपको विश्व के संदर्भ पे निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे, ये वाला भी आपका पूर्व होगा, वो भी पूर्व होगा, क्योंकि हम विश्व के संदर्भ में निकाल रहे हैं। ये भी उत्तर होगा, ये भी उत्तर होगा, और ये भी उत्तर होगा, भले कि वो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, वो आपको देखकर चलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो इतने से शायद तक आपको अब समझ आया होगा कि भारत जो है उसकी अवस्थिति कहाँ पर है और उसका विस्तार कितने से कितने डिग्री पे है, ठीक है। तो हम लोग उसको एक बार लिखते हैं, उसको समझते हैं एक बार और अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको एक बार देखते हैं कि हमको क्या क्या यहाँ से पता चला है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। तो हम लोग क्या क्या देख रहे थे, आपका सबसे पहली बात अवस्थिति, ठीक है। तो अवस्थिति में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहली बात भारत कहाँ पे था, आपके उत्तरी गोलार्ध में था, ठीक है। तो गोलार्ध में कहाँ था, उत्तरी गोलार्ध में था, ठीक है। सबसे पहली बात ये उत्तरी गोलार्ध में था। दूसरी बात वो किस दिशा में था, पूर्वी दिशा में था, ठीक है, ये पूर्वी दिशा में थे। और अगर रेखाओं के हिसाब से देखेंगे, अक्षांश रेखाओं के हिसाब से, तो वो किस अक्षांश रेखाओं के मध्य आ रहा था, आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, ठीक है, कर्क रेखा और उसके नीचे वाला और उसके ऊपर वाला हिस्सा, तो क्या था, वो उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका उष्णकटिबंधीय और आपका इसी के साथ साथ क्या होगा, उप उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो भारत क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो ये क्या है, भारत की अवस्थिति है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कभी कभी 2 मार्क्स में आपका आएगा कि भारत की अवस्थिति का वर्णन करें, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, उसके बारे में बताइए। तो आप क्या करना है, इस चीज को बस लिख कर आना है, विस्तार को बेवजह लिख कर नहीं आना है वहां पर। अगर क्वेश्चन में सिर्फ विस्तार पूछा तो विस्तार को, अगर पूछता है कि नहीं भारत का क्या है, आप भारत का विश्व में कहाँ पर भूगोल के हिसाब से कहाँ पर अंकित है विश्व में, वो बताएं, तब आप फिर दोनों चीज को लिख कर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, अवस्थिति को। साथ ही साथ हमने विस्तार अगर पढ़ा तो विस्तार में हमने क्या देखा, अगर अक्षांश रेखाओं और दशांतर रेखाओं के हिसाब से, तो भारत का जो सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और आपका पश्चिम, ये सारे के सारे पॉइंट्स को देखा था, ठीक है। तो ये कितना था आपका, 37 डिग्री आपका 6 था, सॉरी आपका, हाँ ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट था सबसे उत्तरी भाग। सबसे दक्षिणी भाग भारत की मुख्य भूमि का देखा जाए तो वो कितना था, 8 डिग्री 4। अगर पूरे भारत का देखा जाए तो कहाँ आ रहा था, 6 डिग्री पे था। अगर हम लोग ये वाली रेखाओं के हिसाब से देखें, सबसे पश्चिमी भाग, तो आपका ये क्या था, 68 डिग्री में था, ठीक है। ये टोटल आपका लगभग 68 डिग्री के आसपास था, जो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था, ठीक है। तो वो देख लेंगे आपका 68 डिग्री 7, और ये जो था ये क्या था, 97 डिग्री 25, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्या हैं, ये भारत के विस्तार को बताते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का विस्तार अगर देखा जाए भारत का, और या यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, तो उत्तर से दक्षिण भी देखेंगे, अगर ये वाला देखते हैं तो भी भारत 30 डिग्री विस्तृत है, और अगर आप यहाँ से यहाँ भी देखते हैं तो भी भारत क्या है, 30 डिग्री विस्तृत है। अब अगर दोनों में 30-30 डिग्री विस्तृत है, तो आपको यहाँ से अगर जो मैं अगला पॉइंट बताऊंगा ये थोड़ा सा सरप्राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब
आपके पश्चिम से पूर्व दिशा की अगर लंबाई देखें पूरे भारत की इस जगह से, तो आपका कितना है 2933, ठीक है, इतना किलोमीटर है। और वहीं पर अगर हम लोग 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच देखें तो ये क्या है 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगर ये क्या है 2933 और ये है 3214, तो ये आपका किलोमीटर है। तो ये फर्क क्यों है? अगर दोनों 30 डिग्री में है तो ये फर्क क्यों है? इसी फर्क को समझेंगे आप लोग जब आपको बहुत अच्छे से अगर इस चीज़ का नॉलेज होगा कि देखिए हम लोग अभी देखे थे थोड़ी देर पहले पृथ्वी के हम लोग शेप को समझे थे, ठीक है। तो ये कैसा शेप है, कुछ इस तरह से। तो अगर इन लाइन को देखा जाए, ये वाली लाइंस को, ठीक है, तो कभी भी इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे ये वाला, तो ये हमेशा क्या होता है सेम रहता है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो अगर डिस्टेंस को देखा जाए, दूरी को देखा जाए, तो ये हमेशा क्या होता है एकदम सेम रहता है, ठीक है। ये कभी भी कम ज्यादा नहीं होगी। पर अगर इन रेखाओं को देखिए, समझिए, अगर इसी पॉइंट से हम लोग देखते हैं इस रेखा को, ठीक है, तो यहां से इसकी दूरी जो भी होगी, अब इसी पॉइंट के ऊपर का यहां पर देखिए ये दूरी उससे थोड़ी सी और इस वाले दूरी को देखिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ कैसा है आपका, अगर ये देखा जाए तो कुछ ऐसा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि वो क्या है कर्व है, और इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, तो सारे के सारे का जो डिस्टेंस है वो अलग है। और वही डिस्टेंस क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है अरुणाचल प्रदेश ऊपर है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए, क्योंकि अगर भारत का पूरा नक्शा को आप डिजाइन करेंगे ऐसा, तो आपका अरुणाचल प्रदेश कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाली दूरी है, कुछ क्या हो रहा है इस लाइन के हिसाब से देखा जाए, अगर ये लाइन बनाकर, तो आपकी ये दूरी कुछ पास आ जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी को देखते तो ये दूर उतना ही रहता जितना ये 3214 था, पर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आता है, इसलिए इसका क्या हो रही है थोड़ी सी दूरी जो है उसको देखेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या हो रहा है वो दूरी कम है, ठीक है। तो ये 2933 है, ये क्या है 3214 है। और अगर इन दोनों को गुणा करते हैं आप यहाँ पर, तो ये कितना होगा जो भी है, अगर आप इसको और इसको गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, ठीक है 32, ठीक है 3287263 इतना किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भारत का एरिया है, या इसको बोलते हैं भारत का क्षेत्रफल है। तो अगर ये भारत का एरिया है, तो इस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत अगर देखा जाए पूरे विश्व की, तो विश्व में की टोटल आपकी 4% एरिया को, जो भूमि है, जो भूमि एरिया है विश्व का, तो 4% भारत में है। और इस 4% भूमि में लगभग आपके 17% विश्व की जो क्या है पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो यहाँ पर निवासित होती है, ठीक है। तो ये आपके भारत के लिए एक हम लोग आगे भूगोल में पढ़ेंगे, समस्या के रूप में भी दिखेगा कि 4% भूमि में लगभग विश्व के 17% लोग रहते हैं। दूसरी बात, अगर इस क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो ये क्या है 7वां सबसे बड़ा आपका देश है भारत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सेम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसके पिछले साल वाला जो पीएससी था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो भारत अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 7वां। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 से लेकर 6 तक कौन सा है, सीक्वेंस में बताएंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ठीक है। मैं आपको नाम ऐसे बता देता हूँ, आप इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ठीक है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके हिसाब से आप लोग अरेंज कर लेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और प्लीज़ वो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है और उसके बाद कौन सा आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भारत का कंप्लीट एरिया है। तो ये भी याद रखेंगे एरिया कितना है, यहाँ पर की दूरियाँ कितनी है, साथ ही साथ कितना प्रतिशत आपके विश्व की जनसंख्या है, और साथ ही साथ आपका कितने प्रतिशत हम लोग भूभाग भारत में आता है, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के हिसाब से कितना भूभाग विश्व का भारत में आता है, ठीक है। तो इतने से मे भी आपका अवस्थिति और विस्तार के बारे में आपको यहाँ तक क्लियर होगा। पर सिर्फ इस चीज़ को फैक्ट को देख के यहाँ से नहीं चले जाएंगे हम लोग पढ़ते हुए कि ये पढ़ लिए और हो गया, अब चलो हो गया खत्म, नहीं। अब आपको अगर इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतने देर से अवस्थिति विस्तार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमको अवस्थिति और विस्तार को पढ़ना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। और यहीं से आपका प्रीलिम्स और मेंस अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपके प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जाएगा, पर अगर यही आपके अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो वो इसका महत्व पूछते हैं कि इसका महत्व क्या है, भारत इस पर्टिकुलर यहाँ पर रहता है तो क्या इसका वो है, ठीक है। और अगर महत्व को समझना हो, तभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या हुआ, एक पूरा को पूरा विश्व में सौर ऊर्जा को लेने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर भारत ने ही चालू किया था, उसका प्रतिनिधित्व किया था। तो उसमें सबसे पहले लोग समझे कि आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी आपके देश आते हैं, उन देशों को एक कर वहां पर क्या किया जाएगा, सौर ऊर्जा
अपन वहाँ पर पूरा का पूरा सौर ऊर्जा के पावर प्लांट्स वगैरह डालेंगे और उससे ऊर्जा का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को क्यों किया गया, ये किस तरह से आया, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ थी किस चीज़ की, आपकी यहाँ पर जो ये सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है, अक्षांश रेखाओं के अंदर, तो उनको आपके अक्षांश रेखाओं का नॉलेज है पूरा, तो वो समझ रहे हैं कि सूर्य की रोशनी कहाँ पर कितने दिन तक पड़ेगी और किस तरह से पड़ेगी। ठीक है, तो उसको देखते हुए आपका क्या बनाया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो उसी चीज़ को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसका महत्व क्या है, ये जो भी अब तक हमने पढ़ा है अवस्थिति और विस्तार। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा महत्व को समझेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखिए, ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, ज्योग्राफी में एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैप। ठीक है, और ये मैप सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएससी का अगर आप प्री का पेपर देखते हैं तो मैप से ही क्वेश्चन आपके 2 से 3 होते हैं। तो साथ ही साथ हम लोग लेक्चर के एंड में हर दिन क्या करेंगे, थोड़ा सा मैप का भी काम करेंगे, जिसमें मैं आपको हर लेक्चर के बाद कुछ मैप के पॉइंट्स दूंगा, आप उसको जाके प्लॉट करेंगे अपने मैप में और उसको देखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे इस साल आपसे क्या पूछा गया था, चेरापूंजी आपसे किस माउंटेन पे आता है या किस पर्वत में चेरापूंजी है। ठीक है, और ऑप्शन क्या दिया था, गारो, खासी, जयंतिया, फिर वहां से आप फंस जाते हैं। अब ऐसा देता है कि नहीं आपका खासी, दूसरा उधर अरावली, तीसरा आपका हिमालय और चौथा देता है अन्नामलई, तब वो क्वेश्चन आसान था, पर सीधा सीधा देख देगा अगर गारो, खासी, जयंतिया तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज आप तभी कर पाएंगे जब आपको भूगोल की बहुत अच्छी समझ होगी। देखिए इस तरह से, अगर ये क्या है आपका खासी माउंटेन है, ठीक है, तो इधर आपका क्या है, ये दूसरा ये है आपका गारो और ये आपका क्या है जयंतिया। तो नीला वाला आपका क्या है, जयंतिया है, ये क्या है आपका गारो है और ये बीच का जो है ये क्या है, खासी है। तो जब भी क्या होता है, जो आपके वर्षा वाली, जो वर्षा वाले पूरे के पूरे बादल होते हैं, जब बादल आते हैं वर्षा लेकर, तो वो क्या करते हैं, आते हैं इस पहाड़ों के बीच में और बीच में आकर क्या करते हैं, यहाँ फंस जाते हैं। पहले वो इससे टकराते हैं, इससे टकराते हैं, इससे टकराते हैं और फंस जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी वर्षा होती है और पूरा का पूरा वर्षा जो है ये जो सेंटर में है, जो बीचों बीच में यहाँ टकराती है और जो सेंटर में ये बीच में है, यहाँ पर सारे के सारे वर्षा के बूंदों को क्या करती है, यहाँ पर गिरा देती है। तो ये बीच का क्या था आपका खासी, और इसी खासी के पास सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, इसलिए आपका दोनों चेरापूंजी और मौसिन ग्राम आपकी कहाँ पर आएगी, खासी पे। तो इस तरह से अगर आप भूगोल को समझते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मैप की भी जानकारी लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको छोड़िए तो अगर आप मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो शिमला है और साथ ही साथ आपका ऊपर का हिमाचल, जो नंदा देवी वाला क्षेत्र है जो आपका हिमाचल प्रदेश का, तो वो दोनों के समानताएं पूछे थे। दोनों के आपका जो भी जलवायु है, जलवायु में ऐसा क्यों है कि दोनों जगह पे ठंडी, क्योंकि दोनों अलग अलग अक्षांश रेखा में है उसके बाद भी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से और उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आपका इसको भी अगर आप यहाँ पे छोड़ते हैं तो गलत होगा, क्योंकि इस समझ को हमको कहाँ पे लागू करना है, इस समझ के आगे हमको किस तरह से अपने भारत को जानते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अक्षांश और दशांतर रेखाओं को देखेंगे तो आपको ये 3-4 चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, समझने के बाद इसी चीज़ को नोट्स में आपको दिया गया है, आप नोट्स एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो ये अक्षांश रेखाएं में जो इतना बड़ा विस्तार आपको भारत का दिख रहा है और दशांतर रेखाओं से, तो इसके कारण सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बन रहा है उसको बोलते हैं जलवायु विविधता। ठीक है, तो आपका जो जलवायु है, ठीक है, तो आपका ये जो जलवायु है, जलवायु में जो विविधता होगी, ठीक है, तो क्या है आपका ये जलवायु, तो सॉरी आपका जलवायु, तो जलवायु में जो भी विविधता आती है वो भी क्या है आपकी अक्षांश रेखाओं के हिसाब से। क्यों, क्योंकि अगर ये पृथ्वी है और इस तरह से देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है, तो आपका अगर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य मैक्सिमम, अगर सूर्य सबसे ऊपर जो जब ऊपर की क्षेत्र में जाता है तो आपकी कहाँ तक जाता है, कर्क रेखा तक, और उसके बाद वो नीचे कहाँ तक जाता है आपके ये मकर रेखाओं तक। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच ही आपका क्या होता है, सूर्य अप और डाउन करता रहता है। ठीक है, जब ऊपर की ओर आता है तो हमारे यहाँ क्या आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, और जब वो नीचे जाता है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं शीत ऋतु होता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो सूरज है, जो सूरज की प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ पर क्या पड़ रही है, स्टार्टिंग में ये सीधी पड़ रही है, पर वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो क्या होंगी, पहले तो अगर इधर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, वो हल्की सी पहले ये तिरछी पड़ रही है, ऊपर आते आते वो क्या होगी, धीरे धीरे सीधी होती जाएगी, और जैसे वो सीधी होती जाएगी तो भारत में क्या चालू हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे वो नीचे आएंगी फिर से वो क्या होगी, कुछ इस तरह से पड़ेगा और नीचे चले जाएगी, तो ऐसा, तो धीरे धीरे इससे क्या होगा, आपका शीत ऋतु होगा। ठीक है, तो इसी जो पर्टिकुलर रीजन है, ये जो दिख रहा है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो बीचों बीच अगर ये देखेंगे, जो ये पर्टिकुलरली ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है ऐसा करके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो अगर पूरे के पूरे उसमें पृथ्वी के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की किरण पड़ती है, और यहाँ पर जब से ज़्यादा सूर्य किरण पड़ने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा क्या होता है,
ताप होती है और ताप जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा जो आपका लो प्रेशर एरिया, और उसी लो प्रेशर एरिया के ऊपर क्या होगा, बहुत अच्छे बादलों का निर्माण होगा, और उसी एरिया में जहाँ ताप है उसी एरिया में वो बादल के निर्माण होने के कारण वहीं पर सबसे ज़्यादा आपकी क्या होगी, वर्षा भी होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वर्षा भी यहीं पर सबसे ज़्यादा होगी। तो ताप और वर्षा दोनों की दोनों चीज़ आपकी इस पे ज़्यादा होगी। तो इसी कारण आपकी अगर अक्षांश रेखाओं को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके जलवायु को प्रभावित करती है। और अगर भारत को देखेंगे तो भारत लगभग अक्षांश रेखाओं के हिसाब से 30 डिग्री में फैला हुआ है, और इसी 30 डिग्री में फैलने के कारण क्या है कि सूर्य की जो प्रकाश है वो हर जगह में सेम नहीं पड़ती, हर जगह में अलग अलग पड़ती है, जिसके कारण भारत में ताप हर जगह की अलग है, और लगभग अगर देखेंगे तो वहाँ की वर्षा भी है तो वर्षा और ताप दोनों में भिन्नता देखने को मिलती है अलग अलग क्षेत्रों में। उसके कारण ही जो जलवायु देखा जाएगा, तो जलवायु अगर भारत का देखा जाए वैसे तो वो मानसूनी बोलते हैं, क्योंकि आपका मानसून जो है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि भारत का जलवायु जो मेन है वो आपका मानसून के कारण प्रभावित होता है, तो मानसूनी जलवायु बोलते हैं। पर मानसूनी होने के बाद भी अगर आप उत्तर भारत को देखते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, उत्तर भारत को देखते हैं, और आप मध्य भारत को देखते हैं, और साथ ही साथ अगर आप क्या करते हैं, दक्षिण भारत को देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत, ये तीनों भारत को देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये तीनों जगह में अगर जलवायु को देखेंगे तो कहीं ना कहीं, ठीक है, आपका अगर ये तीनों जगह को देखेंगे तो आपका यहाँ पर जलवायु जो है, जलवायु आपके यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा नमी होगी, क्योंकि वहाँ पर साथ में क्या है, कोस्ट भी लगा हुआ है। ठीक है, सारे के सारे तट है वहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होगी, और वहाँ पर गर्मी होगा, ताप भी होगा और नमी भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ताप तो ही है और आपकी नमी भी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये वाले क्षेत्र को देखते हैं मध्य भारत को, तो मध्य भारत में क्या होगा, नमी कम होगी, ताप ज़्यादा होगा, और एक समय के बाद वो होगा थोड़ा सा वहाँ पर ड्राई वेदर होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ताप है और उतनी ज़्यादा नमी नहीं है जितनी ज़्यादा यहाँ थी। और अगर उत्तर भारत को देखेंगे तो उत्तर भारत बहुत ऊपर निकल जा रहा है, और हिमालय वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो वो क्या हो, हल्का सा आपका शीतोष्ण को भी टच करता है, और वहाँ पर क्या है, आपका ठंडा होता है। ठीक है, तो आपका ताप वहाँ पर कम होगी, एक तो पहली बात सूर्य की किरण से भी कारण भी, तो ताप थोड़ी कम होगी, और वहाँ पर क्या होगा, हल्का सा ठंडा वातावरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी ठंड होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो ये क्या हो रहा है, सॉरी, आपका यहाँ पर आपका ठंड होगा, और यहाँ से ताप, नमी, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये भारत का देखेंगे तो आपका सारा का सारा यहाँ पर जलवायु होगा। ठीक है, जलवायु के बाद हम लोग दूसरा देखते हैं यहाँ पे, तो जैसी जलवायु होगी उसी के हिसाब से क्या होगा, वनस्पति होगा या वहाँ पर वन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्षा और ताप होगी उसके हिसाब से आपका वन का प्रकार चेंज होगा। तो यहाँ पर इसी के हिसाब से क्या होगा, आपका वन होगा। ठीक है, तो जैसी जलवायु है वैसा ही वहाँ पर वन होगा। और जलवायु के अगर भिन्नता के हिसाब से देखा जाए तो भारत में अलग अलग प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, और यही क्वेश्चन पिछले बार पीएससी ने पूछा था कि आपका मेंस में पूछा था, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था 10 नंबर का, कि वन किस तरह से जलवायु पे आधारित है। ठीक है, तो इसी चीज़ से आप बताएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कितना आपकी वर्षा है, तो आपकी अगर वर्षा को समझेंगे और साथ में ताप को समझेंगे, और इस वर्षा और ताप पे आधारित आपके क्या होंगे, अलग अलग तरह के वन मिलेंगे। तो आपको क्या मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे, पर्णपाती वृक्ष मिलेंगे, और उसके संबंधित वन मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे चीज़ को हम लोग समझेंगे आगे चलकर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सबको याद रखना है। तो जलवायु प्रभावित होता है आपके अक्षांश रेखाओं से, आपके वनस्पति प्रभावित होती है आपके अक्षांश रेखाओं से। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम लोग बात करते हैं किसकी, इस दशांतर रेखाओं की, सॉरी एक और बचता है आपके, और इसी से अच्छा अब हम लोग देखते हैं आपका जो देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इन देशांतर रेखाओं को देखेंगे और इसके हिसाब से बताएंगे कि यहाँ पर आपका किस तरह से प्रभावित होता है। तो आपका टाइम जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, कि आपका कितने से कितना समय, तो समय सीमा को भी अगर समझेंगे भारत का, तो देखिए यहाँ पर अगर समय सीमा के हिसाब से समझेंगे तो ये आपका क्या है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, ये क्या है आपका गुजरात है, यहाँ पर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच आपका कितना था, 30 डिग्री, मतलब 2 घंटे का अंतर है। तो 2 घंटे के अंतर के कारण क्या होता है, बहुत सारी प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उसमें बाधाएं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस खुल रहा है, अगर देखिए अगर हमने ऑफिस टाइम रख दिया पूरे भारत के लिए 10 बजे का, तो यहाँ तो ठीक है वो 10 बजे के अराउंड खुल रहा है इस पर इन लोग क्या है, ये हमसे 2 घंटे आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो लगभग क्या हो रहा है इधर, वैसे तो वहाँ पर घड़ी में तो 10 ही बजेगा, पर अगर सूर्य के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ 12 बजना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम लोग यहाँ ऑफिस बंद करते हैं तो यहाँ पर इनके यहाँ जो शाम को ऑफिस बंद होती है तो यहाँ पर क्या होते हैं, रात हो जाते हैं, और रात को वहाँ पे स्कूल बंद हो रही है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे जो गतिविधियाँ होती है, क्राइम होता है, वो सारी चीज़ को वहाँ से बढ़ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों का डिमांड है कि ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम टाइम जो सबसे ज़्यादा समय आपका जो सूर्य की किरण जब पड़ती है, उसकी प्रकाश पड़ती है, उस समय हम क्या कर सकें, अपने कार्य को, क्योंकि उस समय सबसे अच्छा समय
होता है कार्य करने के लिए, उसको बढ़ा सकें। और आपका यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा टी प्लांटेशन का एरिया है असम पे, और टी प्लांटेशन के एरिया में आपका गुड सनसाइन आवर पे ही जाकर हम लोग क्या करते हैं, जब अच्छा सनसाइन होता है, जब सूर्य की किरण अच्छी पड़ती है, तब जाकर वो क्या करते हैं, उसके पत्तियों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो उस समय आपको इनका क्या है कि इनका एक अलग से डिमांड है कि हमको क्या किया जाए, एक अलग हमको समय का जोन दिया जाए, जिसको बोलेंगे वो लोग चाय बागान समय का जोन। ठीक है, तो जो आपका क्या है टाइम जोन उन लोगों का डिमांड है, वो क्या है, चाय बागान टाइम जोन। तो कहीं ना कहीं आपकी जलवायु प्रभावित हुई, कहीं ना कहीं आपका वन प्रभावित हुआ, और इसके साथ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो समय है वो समय भी प्रभावित हो रहा है, जिससे उन लोगों ने एक अलग डिमांड किया है चाय बागान टाइम जोन का। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज होता है जो आपका दिन और रात है। तो दिन और रात की जो नंबर ऑफ क्या होते हैं, घंटे होते हैं, तो दिन और रात की जो लंबाई है, जो घंटा है, उसमें भी आपके क्या देखने को मिलते हैं, आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका दिन और रात में जो है, इसको भी देखेंगे कैसे। सबसे पहले समझेंगे जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है, जो आपका क्या है, अगर हम लोग इस भारत को देखते हैं तो भारत के ये नीचे यहाँ पर आपका केरला, ठीक है, तो आपका यहाँ पर केरल आएगा इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, और जो सबसे ऊपर का क्षेत्र है यहाँ पर आपके क्या है, लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख और केरल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये लद्दाख और नीचे आपका क्या है, केरल है। तो ये लद्दाख और केरल को अगर समझते हैं तो केरल में अगर देखेंगे ना आप, जो एकदम ज़्यादा ठंड पड़ती है, देखिए मोस्टली क्या होता है, जो ठंड के दिनों में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। तो केरल में आप जाएंगे दिसंबर के समय, जो सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम है भारत का, उस समय भी जाएंगे तो केरल में दिन और रात की अगर लंबाई को देखेंगे ना, तो 45 डिग्री से मतलब सॉरी आपका 45 मिनट जो होते हैं, 45 मिनट से ज़्यादा का वहाँ पर दोनों के बीच में क्या नहीं होता, दिन और रात में दूरी नहीं होती, मतलब चेंजेस अगर टाइम का ड्यूरेशन देखते हैं तो। ठीक है, तो केरल में कितना, लगभग सिर्फ 45 मिनट का आपका परिवर्तन होता है, मतलब लगभग अगर दिन को देखेंगे 12 घंटे का है, तो रात अगर देखा जाए तो उससे सिर्फ 45 मिनट कम होगा, या अगर रात आपका पूरा का पूरा 12 घंटे 12-45 का है, तो दिन और रात की जो लंबाई है लगभग सेम होती है। ठीक है, और सिर्फ 45 मिनट का परिवर्तन देखने को मिलेगा जब सबसे ज़्यादा ठंड का मौसम है उस समय पर। वहीं पर अगर लद्दाख में देखेंगे दिन और रात की लंबाई को, तो लगभग 5 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लगभग कितना देखने को मिलेगा, 5 घंटे का। मतलब अगर वहाँ पर दिन 17 घंटे का है, सॉरी आपका रात अगर 17 घंटे की है, तो उसके बाद बचे हुए घंटे में दिन होगा कब, जब आप एकदम ज़्यादा ठंड के मौसम में दिसंबर में जाएंगे। ठीक है, तो ठंड के दिनों में यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, दिन और रात की लंबाई किस तरह से परिवर्तित होती है, ये भी आपका कहाँ से आपको समझ आता है, जब आप अवस्थिति और विस्तार के अंदर अक्षांश और दशांतर रेखाओं को अच्छे से समझते हैं, आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये सारे के सारे चीज प्रभावित होते हैं और किस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को इतने से क्लियर हुआ होगा कि आपका अक्षांश रेखाएं कहाँ पे हैं, भारत की अवस्थिति क्या है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और साथ ही साथ जितने भी भारत से रिलेटेड संबंधित इससे जानकारी थी, चाहे ये इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, तो आज आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे। ठीक है, और हम आपको डेट देंगे, तब आप इसको जमा भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की अवस्थिति और विस्तार को दर्शाइए, उसको दर्शाना है मैप में। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, अवस्थिति और विस्तार का क्या महत्व है, उसके महत्व को समझाएंगे आप। ठीक है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाना है आपको उसका महत्व, और साथ ही साथ उसके आपको अवस्थिति और विस्तार को दर्शाना है आपके एक मैप बनाकर। चलिए अब देखते हैं आप लोगों का जो लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है। एक जगह तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, हर दिन ऐसा ही होगा, टॉपिक पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैप का भी काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मैप का काम, कि आपको मैप में क्या क्या चीज़ों को देखनी है और किस तरह से आपको अभी आपका जब चालू करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा मैप का काम देख लेते हैं। सॉरी, ये वाला मार्कर आपका सही से नहीं चल रहा है, तो चलो हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, तो मैप का कार्य क्या क्या करना है आपको वो देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, विश्व के हिसाब से देखेंगे, और कुछ चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपको क्या करेंगे, उसको भारत के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ ये काम को कर लेंगे मैप में ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, विश्व के हिसाब से आप क्या करेंगे, जितने भी महाद्वीप हैं, ठीक है, तो आपके जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, तो जितने भी महाद्वीप हैं इसको देखेंगे। ठीक है, साथ में साथ छोड़िए, इसको मत करिए, एक काम करिए आप पहले, सबसे पहले अक्षांश और दशांतर रेखाओं को करिए। महाद्वीप अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, वहीं से आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, अक्षांश और आपका जो आपके देशांतर रेखाएं हैं, तो इसको क्या करना है, ये देखना है कि ये किस किस आपके जो भी आपके महाद्वीप हैं उससे जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आपके महाद्वीपों को समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है,
ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर अगर देखा जाएंगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है। चाहे तो जिनको सीख रहा हूँ आप बनाना भी सीख सकते हैं। तो 1 2 3 3 टर्न लेंगे। 3 टर्न के बाद कुछ इस तरह से आप यहाँ से मोड़ लेंगे 1 2 3 और यहाँ पर हल्का सा आएगा। ये जो ऊपर का क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या है? उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के बाद अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये जो है ये आपका क्या है? दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? कनाडा है आपका। उसके बाद यूएसए है, यूएसए के नीचे मैक्सिको है। यहाँ पर आपके लैटिन अमेरिका के कंट्री आते हैं, हॉन्डुरस वगैरह बहुत सारे हैं छोटे छोटे, ठीक है। आपका उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो यहाँ पर वेनेजुला, पेरू, कोलंबिया, इधर क्या पड़ेगा आपका? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा देखेंगे तो अर्जेंटीना होगा। यहाँ पर आपका चिली नाम का एक छोटा सा देश आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे देश दिखेंगे आपको दक्षिण अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका के बाद यहाँ देखेंगे तो ये क्या है आपका? इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है। ये क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के पास यहाँ छोटा सा एक आइलैंड आता है, इसको बोलते हैं आपका आइसलैंड, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसलैंड। आइसलैंड के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, सॉरी आपका ये थोड़ा ज़्यादा गंदा बना दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, तो ये क्या है आपका? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद अगर देखेंगे तो अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह से, क्लियर। तो ये ऊपर वाला क्षेत्र ये यूरोप है। अभी देखेंगे आपका यूरोप और एशिया कैसे आपके आपस में डिवाइड होते हैं। यूरोप के बाद अगर देखते हैं तो ये आपका आता है वेस्ट एशिया बोलते हैं इसको, ठीक है। आपका पश्चिमी एशिया बोलते हैं। पश्चिमी एशिया के बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक कंट्री आएगी ईरान। ईरान, सॉरी बहुत ज़्यादा ऊपर बन गया है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगी आपकी ईरान। ईरान के बाद यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद यहाँ पर आपका भारत। भारत के बाद यहाँ देखेंगे तो म्यांमार, इधर आपके लाओस, नीचे आपका मलेशिया, फिर आपके थाईलैंड और कुछ इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये वाली लाइन यहाँ पर आएगा सेंकाकू आइलैंड। सेंकाकू आइलैंड के बाद ये चाइना का क्षेत्र और चाइना के बाद इस तरह से ये वाला नीचे का क्षेत्र बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ऊपर वाला ये है आपका एशिया, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो यही आपका जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया के पास यहाँ पर एक आपकी द्वीप आपका क्या होता है? समुद्र आती है, तो आपका उसको बोलते हैं कैस्पियन सागर, ठीक है। और कैस्पियन सागर के ऊपर अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है यूरल माउंटेन। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोप बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं एशिया, ठीक है। और इसी तरह इसके नीचे अगर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से कंगारुओं का, कंगारू का कान बना देना। और ये कंगारू के कान जैसा जो दिख रहा है ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्या है? इस तरह से कहीं विश्व आता है, ठीक है। और ये बीच से आपकी क्या जा रही है? ये जा रही है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे? जो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, उन सारे रेखाओं में कौन कौन से देश आते हैं उनको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। महाद्वीप तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ से कौन कौन से द्वीप हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस किस आपके देश से गुजरती हैं उनको देख लेंगे। प्लीज इतना काम कर लेना। साथ ही साथ एक देश इनमें से ऐसा है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। सॉरी मतलब आपका क्या है? एक महाद्वीप ऐसा है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। वो कौन सा है आप उसको भी अगेन क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे बताएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग भी इंटरेक्शन कर सकें। जो मेरे को यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो खोजेंगे इसमें से ही कोई सा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, आप ये क्या करेंगे? ये दो काम करेंगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अब हम लोग देखते हैं भारत में आपको क्या करना है। फिर कुछ नहीं करना है। भारत में भी आप क्या करेंगे? कर्क रेखा, क्योंकि भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा में कौन कौन से राज्य जो हैं, भारत के कौन कौन से राज्य से ये कर्क रेखा गुजरती है, उस चीज को भी आप अपने मैप पे बनाइए, ठीक है। तो ये चीज देख लेंगे कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। उसके बाद हमने क्या देखा था? यहाँ पर भारत का जो है मानक रेखा, भारत मानक रेखा, इसको भी आप देखेंगे किस किस राज्य से गुजरती है, ठीक है। तो ये भी आप मैप में बनाएंगे कि भारत मानक रेखा, कर्क रेखा, अक्षांश और दशांतर रेखाएं विश्व में कहाँ से, और इसको देखेंगे आप क्या करेंगे कि कौन कौन सी। आप दशांतर रेखाओं में भी आप क्या करना है? सारे के सारे को मत करना, ठीक है। भारत में कर लेना, भारत मानक रेखा को 82.5 को, और अगर विश्व में करेंगे तो 0 डिग्री को कर लेना जो ग्रीनविच था, ठीक है, ठीक है। तो आप 0 डिग्री को कर लेना और साथ ही साथ आप क्या कर लेना? 180 डिग्री को कर लेना, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ आएगा। 0 डिग्री, 180 और ये जो 180 डिग्री है यही आपका जो अगर प्रशांत महासागर देखेंगे उसके बीचों बीच से जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे चीज़ों को अच्छे से अपने मैप में एक बार बना लेना, ठीक है। तो आपका अगर विश्व को इस तरह से देखेंगे तो विश्व में भी आपको थोड़ी सी जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे तो बहुत सारी विश्व की चीज़ें हैं जिसको मैं आपको भारत में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर
सबसे पहले ये वाला क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा जो सागर है ये क्या है आपका, ये है अटलांटिक सागर। ठीक है, अटलांटिक के बाद अगर देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र और साथ ही साथ इधर का जो क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रशांत महासागर है। ये देखेंगे तो ये क्या है इंडियन ओशियन, या बोल सकते हैं हिंद महासागर। ठीक है, तो ये भी तीनों सागरों को भी देख लेना। तो आपको क्या करना है, द्वीप तो मैंने दिखा दिया, सागर भी पता चल गया, अक्षांश और दशांतर रेखाएं और आपका जो भारत से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं जिसमें आपका कर्क रेखा और साथ ही साथ आपका भारत मानक रेखा, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं उसको कम से कम अभी आप क्या करेंगे पहले दिन अपने मैप में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हुई कि आपका ये लेक्चर में क्या पढ़ना था। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि आपको किस तरह से अपने नोट्स और चीज़ों को बनाना है। थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। ये जो लेक्चर मैंने लिया है इससे संबंधित अभी आपको हम क्या देंगे, आपको एक हैंडआउट देंगे जहाँ पर ये पूरे के पूरे लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया वो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब उसको पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया है वीडियो में उन कीवर्ड्स को वहाँ लिखेंगे, साथ ही साथ इसको बनाकर रखेंगे अलग से एक कॉपी में। तो आपकी 2 कॉपी बनेगी, ये कॉपी 1 होगा और एक होगा आपका कॉपी 2। ठीक है, और इस कॉपी 2 में जो आपको मेंस का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेंस का जो एग्जाम है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन की आप अलग से कॉपी बनाएंगे, वहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम लोगों को आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। ये वाली कॉपी को तो ठीक है नहीं, पर इसको जमा करेंगे। इसको मैं कभी भी मांग सकता हूँ देखने के लिए, ठीक है, कि आप सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, पर ये आपका कंटिन्यूसली आप हमारे पास जमा करेंगे। तो प्लीज़ 2 कॉपी बना लीजिए। आज मैं आपको थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ताकि आप चीज़ों को अरेंज कर लें और इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा भारत के भूगोल को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो कल देखेंगे वो पूरा का पूरा भारत के इसको समझने के बाद भूगर्भिक संरचनाओं को समझेंगे, क्योंकि ये 2 टॉपिक जो अक्षांश और दशांतर रेखा और भूगर्भिक संरचनाएं पढ़ रहे हैं, इसको अगर अच्छे से आप समझ लिए तो भारत का भूगोल का कोई भी चीज़ को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, जितने भी आपके भूगर्भिक संरचना चट्टान है, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ज्योग्राफी है, जो आपका भूगोल है भारत का, उसको बिल्कुल कोर में चले जाएंगे और उसको बहुत अच्छे से डीप में जाकर पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऊपर का पहले जानकारी ले रहे हैं, पहले भूगोल को समझने से पहले भारत का पूरा निर्माण करेंगे और भारत जब निर्माण हो जाएगा फिर उसके भूगोल का बहुत अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे और उसको चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप यहाँ तक आप लोगों को ये पर्टिकुलर लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं आपको इतना ही बोलूँगा, ऑलरेडी आपका देखिए एक दिन में 2 लेक्चर हो रहा है जहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ और भारत दोनों पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अगर अभी से सीरियसली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, पूरे लेक्चर के साथ पीएससी के सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। अगर आप टालेंगे कि नहीं आज का लेक्चर बाद में देख लेंगे, कल का परसों देख लेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो फिर अगेन क्या होगा, आप जाके लास्ट में फंस जाएंगे। तो डेली आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको डेली अपने कॉपी में उसको पढ़ते चलिए। ठीक है, और जिनको भी रजिस्टर करना है प्लीज़ अगेन बोल रहा हूँ, जो नंबर हमारा है उस पर आप प्लीज़ कॉल करिए या तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए, प्लीज़ टेलीग्राम पे मत करिए। तो आपको क्या कर सकते हैं, ईजिली आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो होप इतने आप लोग पढ़ के रखेंगे, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।